नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एग्ज़ाम इन्फॉर्मेशन के इस प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसे चल रही है? चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का इतिहास और इसका पहला पार्ट हो गया है। दूसरा पार्ट आज हम लोग का क्वेश्चन का करना हुआ है और एकदम तगड़ी पढ़ाई करिए, लेखपाल लेना है तो, क्योंकि उत्तर प्रदेश से आएंगे 20 क्वेश्चन, तो उत्तर प्रदेश से एक भी क्वेश्चन आपको बकना नहीं चाहिए। चलिए 20 तक हो गया था, 20 तक हो गया था ना। यस, ये हो गया था कि किसने सिक्कों पर बुद्ध का अंकन हुआ, तो ये हम लोग का हो गया था कि कनिष्क जी ने करवाया था। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाए, यहीं से हम लोग को स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 21 का है कि अच्छा हाँ, इसका PDF आपको पता है कि टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है वीडियो को, जाके आप यहाँ से देख ले सकते हैं। आपका दिया हुआ कि हर्ष ने अपनी राजधानी सानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की। हर्षवर्धन अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? प्रयागराज, दिल्ली, कन्नौज, राजगीर। तो आपको पता होगा कि कन्नौज इन्होंने स्थानांतरित किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थानेश्वर कहाँ पड़ता है? तो हरियाणा में। हाँ, कन्नौज आपका यूपी में। तो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि पुष्यमित्र शुंग द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? पुष्यमित्र शुंग जो थे, जो शुंग वंश की स्थापना किए थे, कहा है कि उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था। इसकी जानकारी किस लेख में मिलती है? आपका ऑप्शन दिया है सारनाथ, दूसरा बेसनगर, और तीसरा दिया है अयोध्या लेख, और चौथा दिया है हाथी कुंभा अभिलेख। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयोध्या लेख। अयोध्या लेख से मिलती है जानकारी कि पुष्यमित्र शुंग जी ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। ओके, सारनाथ अभिलेख किसने लिखवाया था? तो अशोक ने लिखवाया था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जी ने लिखवाया था। और यहीं से आपका ये अपना भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है, राष्ट्रीय चिन्ह ज़्यादा मोटा हो रहा है क्या? राष्ट्रीय जो चिन्ह है आपका अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ, सॉरी, अशोक स्तंभ वो जो सिंह का है उसे लिया गया है, सिंह का। ठीक, वही यहीं से लिया गया है। 4 सिंहों की जो आकृति है वो आपका अशोक सारनाथ अभिलेख से ही लिया गया है। बेसनगर लेख कहाँ है? तो आपको पता है ये MP में है, मध्य प्रदेश में। आपको मध्य प्रदेश को भी विदिशा में, विदिशा में आपको देखने को मिलेगा। बेसनगर अभिलेख, इसको हेरियोडोटस ने लिखवाया था, हेरियोडोरस, इसे हेरियोडोरस ने लिखवाया था बेसनगर आपका अभिलेख को। ये अभिलेख बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सारनाथ अशोक ये तो इम्पॉर्टेंट ही है। बेसनगर पूछता कहाँ है? MP विदिशा में। हेरियोडोरस ये पूछता किसने लिखवाया था? तो हेरियोडोरस ने। अयोध्या अभिलेख तो बता ही दिया। हाथीकुंभा अभिलेख राजा खारवेल के बारे में है, और ये ओडिशा में है, ओडिशा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? इसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। कहा है कि इसमें से कौन सी पक्षी संघर्ष का हिस्सा नहीं था? प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट, चोल। अच्छा, आपको उत्तर देने से पहले मैं यहाँ पे एक आपको बात बता देता हूँ, खुद आप लोग बता देंगे कि कौन नहीं था। ये आपका इंडिया का मैप है। राजस्थान हो गया, ये आपका जम्मू, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, आपका भारत है। तो भारत में
बताइए यहाँ पर थे आपके गुर्जर या प्रतिहार, सॉरी यहाँ पे थे, 1 मिनट, यहाँ पे था राजस्थान गुजरात में गुर्जर प्रतिहार था। यहाँ पर आपके थे राष्ट्रकूट, और पाल दिया यहाँ पर आपके बिहार और पश्चिम बंगाल वाले में थे पाल, और तमिलनाडु के तरफ थे चोल। तो ये बताइए कि कौन इसमें शामिल हो सकता है। और यहाँ पर था आपका कन्नौज, इसी कन्नौज पर यहाँ पर था कन्नौज, इसी कन्नौज पर अधिकार करने के लिए लोग लड़ते थे, यहीं का हर्षवर्धन था। तो बताइए, ये तो यही तीनों लड़ सकते हैं ना, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और आपके पाल वंश। ये चोल तो थोड़ा लड़ने आएंगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चोल। चोल आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ये लोग इस पे लड़ने के लिए इसको जीतने के लिए लड़ रहे थे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर्षवर्धन है। ये देखिए सभी लगभग दक्षिण भारत में है। रुकिए पेन चेंज कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे तो सब लगभग दक्षिण भारत में है। इन लोग का मेन उद्देश्य था कि उस समय जो इस पे कन्नौज पर आक्रमण करके अपना शासन यहाँ पे स्थापित कर देगा, वो पूरा उत्तर भारत में अपना आधिपत्य कर लेगा, क्योंकि हर्षवर्धन के मरने के बाद यहाँ पर कोई उत्तर भारत का प्रमुख शासक नहीं बचा था। तो ये तीनों लड़ रहे थे। तो हमें बताइए कि इसमें जीत कौन सकता है, जरा बता सकते हैं? देखिए, ये तो यहाँ से आता था, लड़ता था और पाल वालों को हराता था, लेकिन फिर इसको अपना भी तो यहाँ पर शासन देखना है राष्ट्रकूटों को, तो फिर ये लौट के चले आते थे। तो और ये भी अपना लड़ता रहता था। कन्नौज एक्चुअली ज़्यादा ये राजस्थान इस वाले एरिया के पास में है। बाद में गुर्जर प्रतिहार वालों की जीत होती है और ये दोनों लोग हार के चले जाते हैं। तो ये थी इसकी कहानी त्रिपक्षीय संघर्ष का। ओके, ये लगभग 200 वर्षों तक चला था। एक दिन में फैसला थोड़ा हो जाएगा, कभी वो लड़ते थे कभी वो लड़ते थे, तो ऐसे चलता रहा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापक थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के स्थापक कौन था? गोपाल, धर्मपाल, देवपाल या महिपाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। क्या हो जाएगा? धर्मपाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, पाल वंश अभी मैं बता के आया कि पाल वंश कहाँ पर था, तो बंगाल एरिया में था, बंगाल बिहार में। इसी के शासक थे धर्मपाल। इन्होंने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो इस समय बौद्ध धर्म का बहुत ही विश्वविख्यात संस्थान थी शिक्षा के क्षेत्र में। यह बिहार के भागलपुर में था। बिहार के भागलपुर में आपका ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। इसे लगभग 783 के करीब में इसे बनवाया गया था। 8वीं शताब्दी से बनाया गया था। इसे 1193 में आया बख्तियार खिलजी आया। अच्छा, बख्तियार खिलजी कुतुबुद्दीन ऐबक का ये सेनापति था, ठीक है। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का सेनापति था। तो मोहम्मद गौरी का सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक का, कुतुबुद्दीन का ये आया बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा ये तो दिल्ली यहाँ पर थी, विक्रमशिला ये बिहार वाला भाग यहाँ पर था। तो उसने बख्तियार खिलजी को कहा कि जाओ तुम बंगाल वो बिहार वाला क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करो। तो ये गया, तो उसे विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक किला जैसा लगा। चारों तरफ बाउंड्री थी, या पूरा बढ़िया विश्वविद्यालय था। तो बख्तियार खिलजी को लगा कि ये बहुत ही बड़ा एक किला है, आक्रमण बोल दिया। वहाँ पर बौद्ध भिक्षु थे, सबको सुला दिया, ठीक है। तो वो इसका इतिहास था। तो धर्मपाल ने इसको बनाया था और उजारा था बख्तियार खिलजी ने। ऐसे ही आपको तक्षशिला मिलेगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पंजाब रावलपिंडी में है। इसमें पाकिस्तान के रावलपिंडी में इसे राजा भरत ने अपने पुत्र तक्ष के नाम पर बनवाया था, तक्षशिला। हालांकि इसे कई लोगों ने बनवाया था, शुरुआत इन्होंने की थी, और हुल आक्रमण में ये खत्म हो गया।
ओके, तो ये था इसका इतिहास इन दोनों का। चलिए जल्दी जल्दी करते हैं, नहीं तो फिर टाइम है हमारे वीडियो में बहुत ज़्यादा हो जाता है, पता नहीं क्यों, क्या कुछ समझ में आता नहीं है, कैसे इसे कम करूं। आप लोग कुछ बताइए कमेंट करके। क्या है कि उत्तर पूरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मात्र देवी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? क्या है कि बेलन घाटी से, सोन घाटी से, नर्मदा घाटी से, या गोदावरी घाटी से? तो इसका सही हो जाएगा बेलन घाटी से। बेलन घाटी कहाँ है? तो आपको भी पता है कि आपका ये, एक मिनट, आपका ये यूपी का मैप है, यहीं पे है बेलन घाटी। ये आपका यहाँ पर है ना, ये सोनभद्र एरिया वाला है। तो यहाँ पर प्रयागराज के नीचे ये वाला है, मिर्जापुर से बेलन नदी जो है टोंस नदी की सहायक नदी है, यहीं पर है बेलन घाटी। और यहीं से आपका ये मात्र देवी की प्रतिमा मिली है, ये हड्डी की प्रतिमा है। ये अगर पूछ दे कि ये भी मैं कहा तो लोहदा नाला से, लोहदा नाला से आपका मिला हुआ है। ओके, तो आपको देखिए इतिहास में आधा मैप रहना चाहिए, स्थान पता होना चाहिए, तभी दिमाग में बैठेगा, नहीं तो सिर्फ हिंदी नियर पढ़ दें तो मज़ा नहीं आएगा। आधे सर लोग तो सिर्फ हिंदी नियर पढ़ देते हैं इतिहास, वैसे मज़ा नहीं आएगा। आपको मैप आना चाहिए तब मज़ा आएगा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, या बलबन? तो आपने जहाँ थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था। इसका भी एक इतिहास है, आपको भी पता है कि दिल्ली थी, दिल्ली क्या, भारत को ही सीधा लेते हैं, भारत था, भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुआ। मुस्लिम आक्रमण कब हुआ? तो पहले तो एक हुआ 700 में, 700 आपका 12 हो रहा ईसा पूर्व में, यह ईस्वी में आपको 712 ईस्वी में आपको कौन किया? पहले मुहम्मद बिन कासिम, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने किया, और ये सिंध पर किया, लगभग पंजाब वाला एरिया और उधर के ऊपर वाला एरिया पाकिस्तान, तो उधर ये सिंध पर आक्रमण किए, सिंध पर आक्रमण किया, ठीक है, सिंध पर आक्रमण किया। और यहाँ के राजा दाहिर को हरा दिए, और हरा के यहाँ का सब धन लूट के लेके चला गया। इसके 300 लगभग बाद, 300 वर्षों बाद 1000 से 1025 तक फिर आक्रमण किया आपका महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। आपको पता है कि ये तो 27 तक ना 17 बार आक्रमण भारत पे किया, और 17 बार ये आक्रमण किया, और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, ये भी धन लूटा और चला गया। तो ये दोनों मोहम्मद बिन कासिम और आपका सोमनाथ, क्या बोलते हैं, महमूद गजनवी, ये दोनों ने धन लूटा, चला गया, आक्रमण किया। फिर आया आपका 1175 करीब में आपका ये मोहम्मद गौरी, ठीक है, मोहम्मद गौरी आया, कलर चेंज कर लेता हूँ, मोहम्मद गौरी आया और उसने दिल्ली को लूटा, आक्रमण किया, और यहाँ पर अपना शासक कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ दिया, और यही यहाँ पर शासन करना स्टार्ट करता है। इसी का सेनापति था बख्तियार खिलजी। तो कुतुबुद्दीन कहता है कि अब जाओ पश्चिमी भाग में करो विस्तार, तो जाता है और अपना विक्रमशिला विश्वविद्यालय को समझ के किला ढा देता है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ रहना स्टार्ट किया, और यहीं से दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट हुई, और आप लोगों ने बहुत पहले भी ये सब पढ़ा ही होगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ किया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी?
तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आता है इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद आती है रजिया सुल्तान, और रजिया सुल्तान के बाद आता है बलबन। और बलबन इसका सही उत्तर है, इसने ही स्टार्ट किया था नौरोज उत्सव। ओके, अच्छा, बलबन ने, और बलबन के बारे में जान जाते हैं। बलबन ने तुर्क ए चहलगानी जो 40 सरदारों का एक संगठन था, उसे इसने समाप्त कर दिया। इसे बनाया कौन था? तो बनाया इल्तुतमिश था। बनाया कौन था? तो इसे बनाया था इल्तुतमिश, बनाया इल्तुतमिश। और ख़त्म कौन किसने? तो बलबन ने ख़त्म किया। इसने सिजदा और पैगोस, सिजदा एंड पैगोस स्टार्ट किया परंपरा। अच्छा, जानते हैं परंपरा स्टार्ट क्यों किया था सिजदा और पैगोस? इसके सिजदा इसलिए किया, सिजदा का मतलब अभी हिंदू हम क्या है कि घुटनों के बल जमीन पर माथा टेकते हैं ना, तो वैसे राजा के सामने माथा टेकना था जमीन पर। सिजदा में क्या करना था कि माथा आपको जमीन पर टेकना था, ये हो गया सिजदा। अब पैगोस क्या करना था कि पैगोस राजा के जाके चरण को चूमना था जमीन पे, ठीक है, राजा का पैर चूमना था। ये क्यों? तब कहोगे कि ऐसा क्यों इसने किया था? तो ऐसा इसलिए किया था कि कोई अपने आप को घमंडी मत समझे, राजा को ईश्वर समझे। उन लोग को अपना अहंकार तोड़ने के लिए, अहंकार न बढ़े, इसलिए सिजदा एंड पैगोस चलाया था। ओके, तुर्क के चरगा ने समाप्त किया ही था इसने। अच्छा, नौरोज क्या है? तो ये क्या है कि नौरोज जो है आपका फारसी कैलेंडर में नया वर्ष है। कैलेंडर जो भी है, कैलेंडर में आपका न्यू ईयर है। फारसी कैलेंडर का न्यू ईयर क्या है? नवरोज उत्सव न्यू ईयर के दिन मनाया जाता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो कहीं पर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, इसने दीवाने अर्ज की भी स्थापना की थी। बलबन ने आपका दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी। अच्छा, आप लोग पढ़ते होंगे जब भी मध्यकालीन भारत, उसमें दीवाने सुनते ही होंगे। अर्ज तो मान लीजिए अर्ज की जगह कोही आ जाएगा, दीवाने कोही, दीवाने रसालत होता है ना, रसालत आ जाएगा, या दीवाने जो भी आ जाएगा फलाना। इसका एक क्या है? फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। दीवान का मतलब होता है विभाग या मंत्रालय। एक मतलब आप है, आप का के काम करता है, का, ठीक है। तो मतलब कि इसका पूरा अर्थ क्या होता है? का विभाग या का मंत्रालय, क्या मंत्रालय। तो ये बात ध्यान रखिए। तो आप दीवाने सुन के मत, दीवाने याद आ तो दीवाने ही याद करने में वो हो जाते हैं कि दीवाने अर्ज, दीवाने कोई। सिर्फ आप लोग याद कीजिए अर्ज, कोई, रसालत, जैसे कोई था आपका किसी भी विभाग से। ओके, तो ऐसे आप लोग करेंगे। इससे पहले आपको पता था कि नहीं दीवाने का मतलब? मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, तो चंगेज खां एक्चुअली ये लोग मंगोलिया में थे, चीन के ऊपर वाला भाग मंगोलिया मध्य भारत के थे। ये थे आदिवासी, क्या बोलते हैं इसे, घुमक्कर किस्म के थे, घुमक्कर किस्म के थे। इधर उधर अपना क्या है इसे, टुकड़ी बोलते हैं ना, जनजातियों का एक तरह से टुकड़ी था। ये लोग घूम घाम के अपना इधर उधर घूमते घामते रहते थे और खाते पीते रहते थे, आक्रमण करते रहते थे। तो ऐसे ही एक मांग बरनी
मांग बढ़ने से इसकी दुश्मनी हो गई। मांग बढ़ने भागते भागते आया इल्तुतमिश के पास कि भाई हमें बचा लो, लेकिन इल्तुतमिश जानता था कि चंगेज़ खां ये तो एक तरह से कबीला था, ये बहुत मतलब कि मारते बहुत तगड़ा थे, तनको राम नाम का चीज़ नहीं था। यहाँ तक कि चंगेज़ खां का इतिहास में भय बहुत तगड़ा है। यहाँ तक कि अगर कोई औरत थी, प्रेग्नेंट थी, तो वहाँ तक कि वो सब उसको मारते थे, पेट फाड़ के उसका बच्चा निकाल कर उसका सर अपने भाला में घूरते थे। ऐसा था चंगेज़ खां का आतंक। तो क्योंकि उसका था कि कौन कितना ज़्यादा सर काट सकता है। तो इल्तुतमिश के दरबार में ऐसे एक तरह से आ गया था मंगोल आक्रमणकारी। अच्छा, कुछ आज ज़्यादा व्याख्या हो रहा है क्या, जल्दी जल्दी करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बलबन। बलबन ने ही रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। ओके, चलिए आगे चलते हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। टोपरा तथा मेरठ के 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। देखिए टोपरा तथा मेरठ ये 2 अभिलेख था, इसको आपका फिरोज शाह तुगलक ने किधर गया, सी नंबर, फिरोज शाह तुगलक जी ने इसको लाया हुआ था आपके दिल्ली। ओके, अच्छा यहीं पर जान लीजिए सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बताया था, आगरा शहर। अब फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर और हिसार, जिसे फिरोजाबाद भी कहते हैं, हिसार, ये 2 शहर फिरोज शाह तुगलक ने बताया था और ये सिकंदर ने आपका आगरा शहर बताया था। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछे, यह कथन किसने कहा है? कबीर, रामानंद, रामानुज या चैतन्य महाप्रभु ने? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रामानंद जी ने कहा है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का धर्म, संप्रदाय न पूछे, आपसी समन्वय बनाए रखे। ओके, 32 नंबर का है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? अभी मैंने बताया क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहरौल लोदी या सिकंदर लोदी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया था, फिर ये आपका फिरोज तुगलक ने, इसे तो नगर निर्माता भी कहते हैं, लगभग 300 नगर को बसाया था फिरोज शाह तुगलक, जिसमें से प्रमुख आपका हिसार हो जाएगा और जौनपुर हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, सिलेबस भी ख़त्म करना है, खाली चल से नहीं करना है। आपका लगभग 70% ख़त्म हो चुका है, क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश, और आपके क्वेश्चन अब धीरे धीरे फंसने लगे होंगे अगर आप कहीं बनाते होंगे तो। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी, जमींदारी, सामंतवादी, आईने 10 साला। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनसबदारी। मनसबदारी व्यवस्था थी जिसमें घोड़े और ये पैदल सैनिकों का गुट वो आता था, झुंड होता था। ठीक है, आईने 10 साला। चलिए आगे इसका चर्चा करेंगे अगर मिलेगा तो कहीं, क्योंकि वीडियो हो रहा है लंबा, या थोड़ा सा बता ही दें क्या। देखिए आईने 10 साला मतलब कि 10, साला मतलब कि साल। ठीक है, 10 साल का लोग अनाज का उपज का निकालते थे औसत की, एक जैसे मान लीजिए एक साल में हुआ 10, दूसर का साल में 15 हुआ, तीसर का साल में 11 हुआ, ऐसे कुंटल। तो 10 साल का निकालते थे, या 10 साल का जो एवरेज आता था उसका 1/3 भाग वो अकबर के जाता था राज्य में। आईने 10 साला को बनाया कौन था तो टोडरमल ने इसको निकाला था आईने 10 साला को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोला है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था? आप लोग इसे नॉर्मल इतिहास भी पढ़े होंगे तो आपने क्वेश्चन लगा देंगे कि प्लासी, खानवा, पानीपत प्रथम, पानीपत तीसरा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच 1526 में। ठीक है, खानवा 1527 में लड़ा गया था, प्लासी आपको पता है 1757 में लड़ा गया था, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था आपका
तो 1556 में दूसरा युद्ध लड़ा गया था। अगर सेकेंड वाला पूछे तो 1556, 1526, 56 और 61 में तीसरा लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। ओके, इसी में बाबर ने तुगलपा तुगल तुग तुग तुगलमा में तुगलमा नीति का सही लिखा है ना, तुगलमा जो भी है, बस आप जाके जान लीजिएगा। तुगलमा नीति का इसी में इसने प्रयोग किया था। बम और तोप का भी इसी में प्रयोग किया था। ठीक है। हमारे राजा इब्राहिम लोग भाला लेके दौड़ रहे थे, एक ही बार तोप लगाया, उड़ गए सभी। चलिए, अरे सॉरी, हम क्वेश्चन का आंसर रिवील कर दिया। देखिए, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल का मतलब पहले यहीं पे जान लीजिए कि सुलह-ए-कुल का मतलब होता है सभी क्या बोलते हैं, सभी के साथ शांति। सभी के साथ शांति, ठीक है। शांति में बड़ा सा रहेगा, शांति सभी के साथ शांति, जिसे अकबर ने चलाया था। कहा कि किस पर आधारित थी, तो राजनीतिक उदारता पर, धार्मिक सहनशीलता, सांस्कृतिक दृष्टिकोण या उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसी पर आधारित थी आपकी सुलह-ए-कुल नीति। इसी को देखा कि वो सभी लोग शांति चाह रहे हैं अकबर ने, तो दीन-ए-इलाही एक मतलब फारसी भाषा, एक मतलब आप मतलब अंग्रेजी में आप, हिंदी में का, ये ध्यान रखिएगा। का इसका मतलब होता है इलाही धर्म की स्थापना की थी अकबर ने, इसी को और बढ़ाने के लिए सुलह-ए-कुल को। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 संग्राम का नेता था। नाना साहेब, अजीमुल्ला, तत्या तोपे, मौलवी लियाकत अली। तो आपका इलाहाबाद पूछेगा तो आपको पता है कि मौलवी लियाकत अली इसके सही उत्तर हो जाएंगे। इन्होंने ही 1857 की क्रांति में मोहम्मद लियाकत अली ने यहाँ से नेतृत्व किया था। तत्या तोपे का पूछ दे तो कानपुर हो जाएगा। कानपुर अगर न दिया रहे तो कालपी दिया हो तो आपका कालपी भी सही उत्तर हो जाएगा। कालपी से भी उन्होंने नेतृत्व किया था। ओके, नाना साहब कानपुर हो जाएंगे, कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। ओके, अजीमुल्ला तो मेरे को नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि अहमदुल्ला अगर रहता, अहमदुल्ला रहता तो ये फिरोजाबाद तो चला जाएगा आपको वहाँ पे यहाँ फैजाबाद से इन्होंने किया था अहमदुल्ला ने। ओके, मेरठ से आपको याद होना चाहिए, मेरठ कल ही हम लोग चर्चा की थी, देवी सिंह। गोरखपुर से गजोधर जी ने किया था। ये सब हार्ड है, ये सब याद होना चाहिए। आसान वाला तो आपको पता होगा कि लखनऊ से बेगम हजरत महल और झांसी की रानी, दिल्ली से बहादुर शाह जफर, ये सब जो कम है उसको ज़्यादा रिपीट करिए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जागीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था। थॉमस रो, वास्को डी गामा, हाकिंस, जाप चारनाक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाकिंस के बाद आया था आपका थॉमस रो। ठीक है, हाकिंस को इसलिए पहले आया था, शुरुआत में आया था। ये तुर्की और फारसी बढ़िया भाषा जानता था, उस समय फारसी भाषा बहुत चलती थी। इंग्लिश तो उसे आता ही था। हाकिंस से खुश होकर ना इसे इंग्लिश खान की उपाधि आपका ये जागीर ने दिया था हाकिंस को। उसके बाद आया आपका थॉमस रो। वास्को डी गामा तो 1498 में भारत की खोज ही किया था। यह पुर्तगाली यात्री था। कालीकट केरल में आया हुआ था मसालों के लिए। ओके, जाप चन्ना को कोलकाता का संस्थापक माना जाता है, जाप करना को। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी में जागीर के दरबार में सबसे पहले कौन आया था, तो हाकिंस आया था।
देखिए दिया है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन संगठन का स्थापना की गई थी इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। कानपुर में 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल सचिंद्र सन्याल राम प्रसाद बिस्मिल हो गए, सचिंद्र सन्याल हो गए, योगेश चंद्र चटर्जी नाम थोड़ा ऊपर मतलब कि ये सही है। यहाँ कई जगह योगेश मिलेगा, कई जगह योगेश मिलेगा। तो योगेश चंद्र चटर्जी, सचिंद्र सन्याल और राम प्रसाद बिस्मिल जी ने इसका किया था, कानपुर में किया था। इसी संगठन का नाम बदल के 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद जी ने इसका नाम कर दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी एसोसिएशन। यहाँ पर बस बीच में डाल दिए सोशलिस्ट मतलब सामाजिक सोशलिस्ट। ठीक है, तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट आपसे ये भी पूछता है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना चंद्रशेखर आज़ाद जी ने नाम बदल के 1928 में कर दिया और इसका आगरा को केंद्र बनाया। ठीक है, कहाँ पे किए थे, इसका नाम बदले थे तो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में नाम चेंज किए और आगरा इसका मुख्यालय बनाया। ओके, चलिए, अरे वीडियो तो 31 मिनट का हो गया। चलिए एक आध दो क्वेश्चन और करते हैं फिर बंद करते हैं। लखनऊ में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको पता है कि जीनत महल, नाना साहब, बेगम हजरत महल या तात्या तोपे। तो लखनऊ से 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व आपका बेगम हजरत महल ने किया था। जीनत महल बहादुर शाह जफर की पत्नी थी, नाना साहब कानपुर से और तात्या तोपे कालपी से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देवबंद आंदोलन उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत में कब प्रारंभ हुआ था? तो 1888, 1885, 1866। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1866 में हुआ था। देवबंद को आंदोलन को नौनतवी जी ने चलाया था। एक तरह से यह अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन था और ये धार्मिक प्रचार भी था आपका देवबंद आंदोलन। ओके, यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से स्टार्ट हुआ था। और इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो हो गया बहुत बड़ा हो जाएगा तो आप लोग भी नहीं देखेंगे। आगे कल से करेंगे 41 नंबर क्वेश्चन। हाँ, आपको रिवीजन करना हो तो PDF में सबसे नीचे आपको इसका वो दिया गया है, क्या नाम है, देखिए आपको इसका 60 नोट्स भी आपका नीचे दिया गया है। तो आप एक नज़र में एक टाइम में पढ़ सकते हैं तुरंत जो भी हुआ। जैसे आज क्वेश्चन हुआ कि 1924 में क्रांतिकारी की बैठक कहाँ, इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उन्हीं क्वेश्चनों का यहाँ पर 1 लाइनर प्रारूप है। ओके, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट करके, और कोई सुझाव है तो बताइए, उसका मोस्ट वेलकम रहेगा। जय हिंद।